रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर। ओके, हाँ भाई, तो क्या कह रहे थे हम लोग? आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस। अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास में न्यूटन के सारे लॉ पढ़ लिए थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों कंप्लीट हो गया था हमारा अभी तक। और अब हम एक्सेलरेटिंग बॉडीज पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, है ना? तो सबसे सिंपल सा फंडा है इसमें भी, जैसा कि आपके रेस्ट वाली बॉडीज के लिए था, इक्विलिब्रियम वाली बॉडीज के लिए था। जो स्टेप्स वहां फॉलो करने थे, लगभग लगभग वही स्टेप्स यहां पर भी फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस ऑन ऑल द बॉडीज एंड एज्यूम देयर एक्सेलरेशन इन सुटेबल डायरेक्शन। ध्यान दो, पहले वाले जो स्टेप्स थे, जब हम इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे, हम पहला स्टेप क्या कर रहे थे? आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑल द बॉडीज। यहाँ पे एक काम और करना है, सबका एक्सेलरेशन भी अज्यूम करना है सुटेबल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको पता है कि एक्सेलरेशन होगा। अगर नहीं पता है, एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो उस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट अज्यूम कर लेंगे। बट अगर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा ये मालूम है, तो हम उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को अज्यूम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ईच बॉडी एंड मेंशन देयर एक्सेलरेशन विद एफबीडी। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, साथ में उसी डायग्राम में उसका एक्सेलरेशन जिधर अज्यूम कर रहा है वो एक्सेलरेशन भी ड्रॉ कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, असाइन ए कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम टू ईच बॉडी। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है, जैसा मैंने उसमें ही बताया था, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है। देन रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स। ऑल द वेक्टर्स का मतलब फोर्स को भी रिजॉल्व करना है, और अगर एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़े तो एक्सेलरेशन को भी रिजॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है आपको? वहां पे आप क्या करते थे? नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो एंड नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, इसलिए क्या बोलोगे? नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, एंड नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। फंडा सेम टू सेम है कि नहीं है? मतलब स्टेप सेम सिमिलर है कि नहीं? एकदम सिमिलर से, है ना? यस सर। इसका अगला स्टेप थोड़ा सा टेढ़ा है, अभी समझने में थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा। क्या कहता है ये करने के बाद आप देखिए आपके पास कितने अननोन्स हैं, कितनी क्वांटिटीज आपको नहीं मालूम है। फिर देखिए कितनी इक्वेशंस बनी है। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज के इक्वल है, तब तो कोई बात नहीं, इक्वेशंस को सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। बट अगर इक्वेशंस कम है और वेरिएबल्स ज्यादा है, अननोन्स ज्यादा है। वेरिएबल का मतलब आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हो, वेरिएबल का मतलब होता है अननोन। अब आप लिखोगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास आपको आंसर आपको m के टर्म्स में देना है, तो ये m अननोन नहीं है, ये m नोन हो जाएगा, है ना? जो आपको निकालना है, जो क्वांटिटीज आपको नहीं मालूम है वो अननोन है, उन्हीं को वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। तो आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन्स एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है तो हमें और एक्स्ट्रा इक्वेशंस की जरूरत होगी। ध्यान दीजिएगा बेटा, जितने अननोन्स निकालने होंगे उतनी इक्वेशंस आपको चाहिए होंगी हमेशा। जितने अननोन्स निकालने होंगे उतनी इक्वेशंस चाहिए होंगी। अब अगर अननोन्स ज्यादा है, इक्वेशंस कम है, तो हमें कहीं से और इक्वेशंस जनरेट करनी है। कुछ और हो रहा होगा क्वेश्चन में, जो आप जिसके लिए और इक्वेशंस बन सकती होंगी और आपने वो इक्वेशंस मिस कर दी होंगी, या बेसिकली वो इक्वेशंस ये वाली नहीं होंगी, किसी और तरीके की होंगी। उन इक्वेशंस को लिखना है। जनरली वो इक्वेशंस कौन सी होती है? कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन होती है। कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे, पहले सिंपल क्वेश्चंस कर लेंगे, बाद में कंस्ट्रेंट मोशन वाले क्वेश्चन करेंगे। इसको बस ध्यान रखना है कि if number of equations is less than number of unknowns, then we need to write constraint equation for constraint motion. ठीक है, आफ्टर दैट वी जस्ट नीड टू सॉल्व द इक्वेशंस टू फाइंड द आंसर। हमें बस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो पहले सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें डायरेक्टली स्टेप 5 का स्टेप 7 पे आ सकते हैं, स्टेप 6 की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में हम कंस्ट्रेंट मोशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। थ्योरी इतनी है इस पार्ट की। तो अब एक्चुअली कांस्टेंट मोशन मतलब है? बेटा वो मैं पढ़ा दूंगा आपको कंस्ट्रेंट मोशन मतलब, ठीक है, जो हाँ कंस्ट्रेंट अच्छा मोशन अच्छा ठीक है। पूरा टॉपिक होगा, ठीक है ना? ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि इन द गिवन एटवुड मशीन, देखो
आप बोलोगे एटवुड मशीन क्या होता है, तो सिंपल सा पुली जिसके एक तरफ मास m1 दूसरी तरफ मास m2 लगा हुआ है, इस अरेंजमेंट को हम लोग एटवुड मशीन कहते हैं। ठीक है, सिंपल पुली का एटवुड मशीन कहते हैं। वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक्स। दे रखा है कैपिटल एम स्मॉल एम से बड़ा है, तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें बताना है। तो हम अपनी स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑल द बॉडीज। तो इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कैपिटल एम जी, है ना। ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा टी, यही टेंशन यहां पर नीचे लगेगा। रस्सी क्योंकि सेम है, यहां का टेंशन भी सेम होगा। ठीक है, और यहां का टेंशन कुछ और हो सकता है जो मुझे निकालना नहीं है, मैंने जबरदस्ती लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, सर वो छोटा एम से छोटा एम जी नहीं होगा? हाँ अभी होगा ना, अभी बाकी है। अभी इस पे एक और फोर्स लगेगा स्मॉल एम जी। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक्सेलरेशन अज्यूम करूंगा। अब देखो, मैं आपको कुछ सिखाने के लिए बता रहा हूं। मुझे मालूम है कि कैपिटल एम स्मॉल एम से बड़ा है, इसलिए ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, एक्सेलरेशन इसका नीचे होगा, इसका ऊपर होगा। सबको पता है ना, ये तो इंट्यूशन ना, इसमें कुछ निकालने की जरूरत है। नो सर। तो पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप वीडियो एक्सेलरेशन। पॉज हो गया। वीडियो पॉज हो गया। सर वीडियो पॉज हो जा रहा है। हाँ सर, और आपका भी मतलब स्टैचू हो जा रहे समटाइम्स। बेटा वो फिर इंटरनेट का इश्यू हो रहा होगा, मेरे यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी इंटरनेट का इश्यू हो। अभी भी हो रहा है या कुछ बेटर हुआ? नहीं नहीं, सर बेटर हुआ ठीक है। सर। बेटर हो गया, ओके। अब तो सुनो सुनो बात को, मैं क्या कह रहा था। अभी ठीक है सर। हम्म, मैं क्या कह रहा था, एक्सेलेशन जो है वो इधर नीचे हो सकता है, इधर नीचे होना चाहिए। मुझे मालूम है इधर ये ब्लॉक नीचे जाएगा, बट फिर भी मैं जबरदस्ती आपको कुछ सिखाने के लिए इसका एक्सेलेशन ऊपर मान रहा हूं। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं सर। I will solve the question and ultimately find that this acceleration will come out to be negative. दूसरी बात, अगर ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा तो नेचुरल सी बात है ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा। ये नहीं कि दोनों को ऊपर मान लिए, ये नहीं कर सकते, है ना। दोनों को ऊपर नहीं मान सकते। हाँ, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, इसका एक्सेलेरेशन है, इसका एक्सेलेरेशन है, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, मैं लिखूं। फर्स्ट स्टेप हो गया, सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लिए और एक्सेलेरेशन भी देख लिए। इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम की इसमें, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर आपका वॉइस समटाइम्स कट कट जा रहा है। यार ऐसा ना करो, सर एक अभी तो सेकंड, वीडियो भी पॉज हो गया। एक सेकंड। गौतम दा, अभी भी प्रॉब्लम है? नहीं सर, नो अभी बहुत सर। देर से नहीं सर, अभी ठीक। ठीक चल रहा है सर। यार एक्चुअली बात ये हो रही ना कि इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं चल रहा है। कितने भी कनेक्शन ले लो, तीन तीन चार चार कनेक्शन ले रखे हैं, कोई भी रिलायबल नहीं हो रहा है आजकल इतना ज्यादा यूज हो रहा है इंटरनेट। आप भी आप भी एक बार ज्वाइन कर लीजिए, और अगर वीडियो पॉज हो तो मुझे अच्छा उसको ठीक करते हैं। ओके, सो अब क्या होगा देखिए, हम्म, इसका एक्सेलेरेशन ऊपर, इसका एक्सेलेरेशन नीचे आया, है ना। हमने क्या किया, अब अगले स्टेप में हमें सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मतलब मुझे इस कैपिटल एम को अलग से बनाना चाहिए, स्मॉल एम को अलग से बनाना चाहिए, साथ में एक्सेलेरेशन भी लिखना चाहिए। बट मैं देखूंगा ध्यान से, तो यहाँ पे ऑलरेडी एफबीडी मेरे पास अवेलेबल ही है एक तरीके से, है ना। तो इसलिए मैं अलग सी फ्री बॉडी डायग्राम इतने सिंपल क्वेश्चन में नहीं बनाऊंगा। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे ना, जहां जरूरत पड़ रही थी वहां बनाते थे, जहां जरूरत नहीं पड़ती थी वहां नहीं बनाते थे। हाँ, स्कूल के एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज हर बार हर ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाकर सॉल्व करिएगा। क्यों? क्योंकि अदरवाइज नंबर काट लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब कैपिटल एम के लिए क्या किया मैंने, ऊपर की तरफ प्लस ले लिया, नीचे की तरफ माइनस ले लिया। और स्मॉल एम के लिए मैंने नीचे की तरफ प्लस ले लिया, ऊपर की तरफ माइनस ले लिया। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया हमने? तो देखो यार, जरूरी नहीं है आप इसमें ऊपर प्लस इसमें नीचे माइनस ले सकते हो, पर मेरी एक आदत है,
कि मैं एक्सेलरेशन को थोड़ा सा प्रेफरेंस देता हूँ, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को थोड़ा सा प्लस लेता हूँ। ये मेरी आदत है। इससे क्या होगा ना, मेरे को फायदा क्या होता है कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में मैं साइन कन्वेंशन असाइन करना भूल भी जाऊं, तो मुझे पता होता है कि मैंने इक्वेशन लिखते हुए मुझे पता होता है कि मैंने किधर प्लस ले रखा, किधर माइनस ले रखा। ठीक है बेटा? तो मैंने यहाँ पे ऊपर प्लस ले रखा है, नीचे माइनस ले रखा है, इसके लिए नीचे प्लस ले रखा है, ऊपर माइनस ले रखा है। अब अगर मैं कैपिटल एम की इक्वेशन लिखूं, तो कैपिटल एम के लिए क्या लिख सकता हूँ? ऊपर की तरफ टेंशन टी पॉजिटिव, नीचे की तरफ एम जी निगेटिव, तो टी माइनस एम जी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया मेरा इक्वेशन 1। अगर मैं स्मॉल एम की इक्वेशन लिखूं, तो स्मॉल एम के लिए क्या लिख सकता हूं? नीचे की तरफ फोर्स पॉजिटिव है ना, तो एम जी नीचे, टेंशन नेगेटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो अगला काम। इस तरीके से इक्वेशन बनाने के बाद जब आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? एक्सेलरेशन निकालना यहाँ तो क्लियर है, एक्सेलरेशन निकालना है तो मतलब टेंशन नहीं निकालना है, तो टेंशन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, पर वैसे भी अगर आपको टेंशन भी निकालना और एक्सेलरेशन नहीं भी निकालना हो, तो मैं बोलूंगा पहले टेंशन को एलिमिनेट करो, एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट करो, फिर टेंशन निकालो। क्यों? जब क्वेश्चन इक्वेशन थोड़ी ज्यादा होती है ना, तो उसमें टेंशन को एलिमिनेट करना आसान होता है। टेंशन अपने आप में सिर्फ एक सरदर्द क्रिएट कर रहा होता है, उसको एलिमिनेट कर दो, एक्सेलरेशन इजीली आ जाता है। उस एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो, टेंशन भी इजीली आ जाता है। तो मैं हमेशा सरदर्द को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ, टेंशन को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा, मतलब 90% क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन में दिख जाता है कि नहीं टेंशन एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन आसानी से हट जा रहा है, तो उनमें वही करता हूँ। बट थोड़ा सा अगर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त ध्यान दो कि किसको एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट नहीं करना है, तो लाइफ आसान बढ़ेगी। तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। क्या बना मेरे पास? स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम इंटू जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, है ना? तो मतलब ये वाला एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, है ना? तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम क्या हो गया? इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी डाउनवर्ड्स, है ना? ऊपर की तरफ स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम है, तो नीचे की तरफ कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम हो जाएगा। अपने आप ही देखिए आपका आंसर, क्योंकि हमने उल्टा एक्सेलरेशन अज्यूम किया था, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू ऐसे ही नेगेटिव आ गई। आपको दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? नो सर। मैं नो ये सर। क्यों बता रहा हूँ, मैं पहले ही क्वेश्चन में ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये ब्लॉक किधर जाएगा और ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा। ठीक है बेटा? ओके, तो इसको सब लोग फटाफट कॉपी कर लेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर कुछ ये मिला बायो के बारे में, बायो बुक के बारे में? बायो बुक। मतलब बायो बुक? बेटा आप, अच्छा, ओके, लास्ट क्लास में बात हुई थी ना, ओके। तो मैंने क्या बात की थी लास्ट क्लास में? मैंने बोला था बुक से, बुक फॉलो करनी है ना आप लोगों को बायो में। हाँ सर, आप बोले थे कि बोलेंगे, मतलब बायोलॉजी बुक हम लोग को मिल जाएगा कि समथिंग लाइक दैट। हम लोगों को मिल जाएगा, आपको बायोलॉजी बुक का नाम मिल जाएगा, राइट? तो देखो यार, उसमें आपको सर ने बुक का नाम नहीं बताया क्या, महेश सर ने? नहीं, महेश सर ने बताया कि हमको मिलेगा माय स्कूल से। माई स्कूल से? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, ये बात मुझे नहीं मालूम थी, मैं बताता हूँ आपको। महेश सर ने शायद स्टडी मटेरियल के लिए बोला होगा, बुक तो आप ही को लेनी होगी। ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है ना, चिंता मत करो। हाँ ठीक है बेटा, डोंट वरी, मटेरियल सर वही वाला। डोंट वरी आप, मैं नेक्स्ट क्लास से पहले आपका ये वाली बात क्लियर कराता हूँ, ठीक है? ओके, ये कॉपी हो गया? थैंक यू सर। हो गया सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें
3 ब्लॉक्स दे रखे हैं ए बी सी, तीनों का मास दे रखा है 10 kg, 15 kg, 25 kg। आगे फोर्स लगाया है 100 न्यूटन का। हमें बताना है, हमें निकालना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन टी कितना होगा। ठीक है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बी एंड सी, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये हमें बताना है। तो इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करूंगा। पहले मेथड 1 जो मैंने आपको सिखाया है उसी मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है, अभिरूप। यस सर। आपके नाम से कोई और आया हुआ है ना? यस सर, मैं तो अभी माइक ऑन किया सर। उसका ABH चाहिए सर, देखिए। आई हैव रिपोर्टेड दैट अदर अभिरूप। वो ऐसे 3-4 बार रिपोर्ट कर दूंगा तो आपका जूम अकाउंट वो हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है सर एक चीज लिख रहे हैं आपको व्हाट्सएप, ये मैं देख लूं। थैंक यू बेटा। सॉरी। क्या कर रहे थे? हमें बी और सी को कनेक्ट करने वाले स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है इस क्वेश्चन में। तो मेथड 1 में मैं क्या करूंगा, यही चीज, सॉरी क्या नाम है, मेथड 1 में मैं क्या करूंगा, हर जगह टेंशन वगैरह अज्यूम करूंगा। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सब पूरा ना फ्लो बिगाड़ देते हैं लोग यार। हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने सीखे थे। स्टेप नंबर 1 में क्या था, सारे ब्लॉक्स पे लगने वाले फोर्सेस, हर ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस आइडेंटिफाई करो, सबका एक्सेलरेशन अज्यूम करो। तो मैंने बोला इस ब्लॉक ए पर नीचे लगेगा कितना, 10G, ऊपर लगेगा नॉर्मल, आगे तो 100 न्यूटन लग ही रहा है, पीछे लगेगा टेंशन T1, इस पे आगे लगेगा टेंशन T1, नीचे लगेगा 15G, ऊपर लगेगा, इसको N1 कह देता हूँ, ऊपर लगेगा N2, पीछे लगेगा लेट से T2, ये T2 हमें निकालना है, इस पे आगे लगेगा यही टेंशन T2, इस पे लगेगा नीचे 25G, ऊपर लगेगा N3। ठीक है, और तीनों का एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा, इक्वल होगा, तो मैंने तीनों का एक्सेलरेशन को आगे की तरफ A मान रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दो। ये सबसे की स्टेप है जिसको लोग सबसे कम वैल्यू देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग अब क्या करेंगे, एक एक ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, हालांकि जरूरत नहीं बट फिर भी मैं बना रहा हूं। सबके लिए मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन को एक्स एक्सिस, अपवर्ड डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान रखा है। मैं थोड़ा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, सीधे इक्वेशन लिख रहा हूं। अगर मैं ब्लॉक ए की बात करूं तो ब्लॉक ए में भी मेरे को 2 डायरेक्शन की इक्वेशन लिखनी होगी, एक वाई डायरेक्शन की और एक एक्स डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन की इक्वेशन बहुत सिंपल होगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ऊपर लग रहा है N1, नीचे लग रहा है 10G, तो हम लिखेंगे N1 माइनस 10G इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज N1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, तो अब मुझे ये N1 से मतलब नहीं था, बस N1 निकल गया वाई डायरेक्शन की इक्वेशन से। मुझे समझ में आ रहा है कि वाई डायरेक्शन की इक्वेशन काम की तो है, पर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किसी काम की नहीं होगी, इसलिए मैं ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के लिए वाई डायरेक्शन की इक्वेशन नहीं लिखूंगा। समझदार लोग नहीं लिखते। अब एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन में क्या लिखता हूं मैं, एक ब्लॉक ए के लिए 100 माइनस T1 इज इक्वल टू 10A, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, 100 माइनस T1 इक्वल्स टू 10A। ब्लॉक बी के लिए, इसके लिए भी एक्स डायरेक्शन की ही इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में क्या लिखेगा, क्या मिलेगा, N2 माइनस 15G इज इक्वल टू 0, दैट मींस N2 इज इक्वल टू 150 न्यूटन, दैट्स इट। तो वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिख के कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में इस पे क्या फोर्स लग रहा है, आगे T1 पीछे T2, तो हम लिखेंगे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 15A, दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं ब्लॉक सी के लिए भी एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में फिर से मुझे कुछ खास मिलेगा नहीं। N3 माइनस 25G इज इक्वल टू 0, दैट मींस N3 इज इक्वल टू 25G, दैट इज N3 इज इक्वल टू 250 न्यूटन, इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे एक्स डायरेक्शन में, N3 माइनस
माइनस कुछ है ही नहीं, N3 बोल रहा, N3 क्या बोल रहा हूँ मैं, T2 है ना यहाँ पे, सॉरी, T2 माइनस कुछ भी नहीं है, T2 इक्वल्स टू 25A, दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो 3 इक्वेशंस बन गई, मुझे निकालना क्या है, T2, क्या नहीं चाहिए, A नहीं चाहिए और T1 नहीं चाहिए। पर आप सोचिए इन इक्वेशंस में से T1 और A दोनों को एलिमिनेट करना में थोड़ा मेहनत है। ज्यादा आसान क्या है कि T1 T2 दोनों को एलिमिनेट कर दो, जो मैंने कहा था ना, हमेशा टेंशन से मुक्ति पाने की कोशिश करो। तो मैंने सीधे तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, मुझे क्या मिलेगा, T1 से T1 गया, T2 से T2 गया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100 इज इक्वल टू 10 प्लस 15 प्लस 25, कितना हो गया ये, 50A। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब मैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहां से यहां डाल दी मैंने, मुझे क्या मिला, therefore T2 is equal to 25 into A, 50 न्यूटन, आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आसान है ना? हाँ Yes, सर sir. ठीक ही है। अच्छा, ये मेथड 1 हुआ, इसको सब लोग फटाफट कॉपी कर लेंगे, फिर मैं मेथड 2 सिखाऊंगा। सर हाँ बेटा, सर पूरे को एक सिस्टम मान सकते हैं हाँ सर? हाँ, वही है मेथड 2, ठीक है। देखो समझो बात को, मेथड 1 जो मैंने सिखाया है ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो मेथड 1 से बन ही जाएगा। सिस्टम वाले में क्या है कि अगर आपको चमक गया कि किसको सिस्टम लेने से फायदा है तो हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर फंस जाओगे। इसलिए मेथड 1 जो है ना, हर एक ब्लॉक का अलग अलग एनालिसिस, वो ज्यादा रिलायबल है। हाँ थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट ज्यादा रिलायबल है, ठीक है बेटा। इनफैक्ट ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, शुरुआत में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैं सिर्फ मेथड 1 ही सिखाता था, मेथड 2 सिखाता ही नहीं था बच्चों को। क्यों नहीं सिखाता था? क्योंकि सिर्फ उससे कंफ्यूजन होता था। फिर धीरे धीरे आई, मतलब मुझे लगता है एटलीस्ट कि मेरे टीचिंग की का तरीका इंप्रूव हुआ है, देन मैं मेथड 2 सिखाने लग गया हूँ। अच्छा, इंप्रूव नहीं हुआ है? चलो कॉपी हो गया। Yes, sir. ओके, सो अब मेथड 2 देखेंगे इसी का। क्या है, हमारे पास 3 ब्लॉक्स थे, कितने कितने केजी के थे बेटा, 10 kg, 15 kg और 25। 25 kg। नाम क्या क्या था, मैं एक बार देख लेता हूँ, ABC, ओके, नाम था ABC, है ना। हमें इसके ऊपर दे रखा था आगे की तरफ फोर्स 100 न्यूटन है, बीच में यहाँ रस्सी थी, यहाँ रस्सी थी, हमें इस पीछे वाली रस्सी में टेंशन निकालना था। तो मैंने क्या किया, अरे यार सारा पेन वेन चला हुआ है, तो मैंने क्या किया था, हर एक ब्लॉक का अलग अलग एनालिसिस किया था। अब मैं बोलूंगा नहीं, मैं सिस्टम कंसिडर करूंगा, एक A प्लस B प्लस C, इन तीनों ब्लॉक्स को मिला के मैं एक सिस्टम कंसिडर कर लूंगा। तो बीच में ये जो टेंशन T1 लग रहा है और ये टेंशन T2 लग रहा है, इनको तो मैं इंटरनल फोर्सेस बना सकता हूं, है ना। तो ये इंटरनल फोर्सेस हो गए, तो इसलिए मैं सीधे से लिख सकता हूं A प्लस B प्लस C का मास कितना है, 10 प्लस 15 प्लस 25 इज 50 kg। इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, मैंने आगे एक्सेलरेशन मान लिया A, तो लिखूंगा 100 इज इक्वल टू 50A। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ठीक है, ये प्रोसेस नहीं करेंगे सर? अच्छा। अब देखो इसके बाद मैं लिखूंगा ब्लॉक सी की इक्वेशन। ब्लॉक सी पे क्या लगेगा, आगे की तरफ T2, मास इसका 25 kg और इसका एक्सेलरेशन आगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उससे मुझे कुछ खास मतलब है नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में बात कर नहीं रहा। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज
T2 is equal to 25 into 2 that is equal to 50 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, देखो मैं फिर बता रहा हूं, मेथड 1 जो है वो ज्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन टू मेथड 2। मेथड 2 अच्छा है, मेथड 2 इज लाइक चिकन बिरयानी, बट मेथड 1 इज दाल रोटी। ठीक है, चिकन बिरयानी खाने में अच्छा लगता है, बट दाल रोटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे तो कई बार सिस्टम एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होगा। ठीक है, मुश्किल हो सकता है, आपको समझ नहीं आएगा किसको सिस्टम ले किसको सिस्टम नहीं ले। पर अगर आप सही से सिस्टम अज्यूम करना सीख लेते हो, कहां पर सिस्टम लगेगा कहां पे नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए मेथड 2 इज नथिंग बट मेथड 1 का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो क्या आपने ब्लॉक की जगह एक पूरा सिस्टम अज्यूम कर लिया, पर मेथड 1 में क्या हुआ, जब आपने सॉल्व किया आपको T1 भी मिल गया, T2 भी मिल गया, सबका इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन भी मिल गया। अभी क्या है, तीनों का एक्सेलेरेशन इक्वल है, इसलिए सिस्टम अज्यूम करने बड़ी आसानी से लिख दिया 100 इज इक्वल टू 50 इंटू ए। पर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन बना दूं जिसमें ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन अलग अलग हो जाएगा, फिर आपकी ये इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं बनेगी, है ना। तो उस केस में आपको मेथड 1 की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके बेटा, वैसे आप लोगों ने ये मेथड पता कहाँ सीखा था? आप ऑलरेडी इस मेथड को यूज कर चुके हो क्लास 9th में। आपकी क्लास 9th की बुक में ज्यादातर रेफरेंस बुक में एक क्वेश्चन है, ट्रेन है, ट्रेन की खूब सारी बोगीज हैं, इंजन इतना फोर्स लगाता है, हर एक बोगी का इतना सारा इतना इतना मास है, बताओ लास्ट बोगी पे कितना फोर्स लग रहा होगा। याद आया कुछ क्वेश्चन? वो ऐसे ही था ना, वो यही था ना Yes, क्वेश्चन, sir. वो यही क्वेश्चन था। ज्यादातर बुक्स में है, कुछ बुक्स में नहीं भी है। हम्म, आगे बढ़ते हैं फिर। नहीं एग्जाम्पल नंबर 18 सॉल्व करिए। से क्वेश्चन कॉपी कर ले। हाँ, क्वेश्चन कॉपी करना है भाई, नहीं तो फायदा क्या होगा। Solution- अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि ये क्वेश्चन और पिछला वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है। सर मुझे ये क्वेश्चन कॉपी कर ले। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और पिछला वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, सिर्फ क्या फर्क है, टेंशन की जगह नॉर्मल लगाना है। मैं एक बार डायग्राम बना के दे देता हूं आपको। ये ए, ये बी, ये सी। ए पर फोर्स लगा आगे की तरफ F, पीछे की तरफ लगा फोर्स N1। ये N1 फोर्स बी पर आगे लगेगा, बी पर पीछे लगेगा N2, ये N2 फोर्स सी पर आगे लगेगा। ठीक है, तीनों का एक्सेलेरेशन आगे की तरफ ए होगा, है ना। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, सब पे mg लगेगा, n लगेगा। इस पे लगेगा, ए का मास कितना है 10 kg है, बी का मास 5 kg और सी का मास 3 kg है। इस पे लगेगा 10g ऊपर, n3 बोल देता हूँ, इधर 5g ऊपर, n4 कह देता हूँ, नीचे 3g ऊपर, n5 कह देता हूँ, और सबका एक्सेलेरेशन आगे की तरफ a है। तो इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर बनेगी पिछले क्वेश्चन के जैसे, सॉल्यूशन भी बिल्कुल सिमिलर होगा पिछले क्वेश्चन के जैसे। ठीक है, एक्सेलेरेशन भी निकल जाएगा इजीली, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा इजीली। एक्सेलेरेशन आ जाएगा, अगर आप सिस्टम से करोगे तो बहुत जल्दी एक्सेलेरेशन आ जाएगा। कितना? टोटल फोर्स 90 अपॉन टोटल मास 18 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप एक ही इक्वेशन लिख लोगे तो n1 भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैंने पूरा प्रोसेस तो बता ही दिया, आगे बढ़ रहा हूं।
आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें 10 kg का ब्लॉक है जिस पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 30 डिग्री का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ फोर्स का। आपको बताना है कि इस 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, ट्राई सॉल्विंग इट। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो इस केस में अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा तो ये ब्लॉक आगे की तरफ ही जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन एज्यूम कर लिया। अब मैं फोर्सेस एज्यूम करूंगा। इस 10 kg ब्लॉक पे 20 न्यूटन तो लग ही रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा 10G, दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ऊपर लग रहा होगा एक नॉर्मल फोर्स N। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की अलग से जरूरत है नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है जिसपे सारे फोर्सेस ऑलरेडी ड्रॉ कर ही चुके हैं हम लोग। सर कंपोनेंट नहीं करेंगे? अभी बाकी है, अभी अगला स्टेप है असाइन प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करते वक्त क्या करता हूं मैं, सबसे पहले तो हमें कंपोनेंट ऐसे करने चाहिए जिससे कि कम से कम अननोन क्वांटिटीज के कंपोनेंट करने पड़े। हमारे पास यहाँ अननोन क्या है, ये नॉर्मल फोर्स और ये एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ तो बहुत आसान है कि अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल को x और वर्टिकल को y मान लूं तो ना तो मुझे इस एक्सेलरेशन a का कंपोनेंट करना है ना ही नॉर्मल का कंपोनेंट करना है। पर कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू एक्सेलरेशन। ये मेरे एक्सपीरियंस में आसान पड़ता है हमेशा एक्सेलरेशन को प्रेफरेंस देना, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ना करने पड़े। ठीक है, तो मैंने x सामने रखा, y उधर रखा, तो मेरे ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे। मैंने इस फोर्स के बाकी तो सब x और y डायरेक्शन में ही है, बस ये 20 न्यूटन किसी और डायरेक्शन में, तो 20 न्यूटन के कंपोनेंट करूंगा मैं। आगे वाला कंपोनेंट हो जाएगा कितना, 20 cos 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 10√3। इधर x इधर y मान लिया हमने। ठीक है, तो 20 का एक कंपोनेंट हो गया इधर की तरफ 10√3, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, y कंपोनेंट आएगा 20 sin 30 डिग्री दैट इज 10 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर, हो गया। अब मैं यहाँ पर y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखता हूँ पहले। क्या आएगा, y डायरेक्शन लग रहा है 10 नॉर्मल और -100, तो मुझे आएगा 10 प्लस नॉर्मल माइनस 100 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 110 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल फोर्स आ गया। दूसरा x डायरेक्शन की इक्वेशन लिखता हूं मैं। x डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है 10√3, तो लिखूंगा 10√3 इज इक्वल टू, N 90 न्यूटन होगा। सर N 90 होगा ना? मेरी गलती, 90 न्यूटन आएगा। तो x डायरेक्शन में क्या होगा, 10√3 इज इक्वल टू 10 है। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई थी, फाइंड एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट एक्सपीरियंस्ड, है ना।
एक्सेलरेशन आ गया, नॉर्मल फोर्स भी आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। फटाफट सब लोग कॉपी कर लो। कॉपी हो गया होगा, यस? कुछ खास तो है नहीं। यस कॉपी सर। सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in previous problem what maximum force instead of 20 Newton can be applied so that the block does not leave contact with the ground? उस 20 न्यूटन की जगह, ये जो 20 न्यूटन है ना, इसकी जगह मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं इसी डायरेक्शन में 30 डिग्री के एंगल पर ही, सो दैट ये ब्लॉक ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहे, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट ना तोड़े। ठीक है, देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं समझाता हूं। सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या क्या फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, 10G। ये फोर्स हमें अब पता नहीं है, ये एंगल 30 डिग्री है और ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स N, है ना? यही फोर्सेस लग रहे हैं और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ a है, तो बेसिकली प्रोसेस अभी तक तो सेम टू सेम है। मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x और वर्टिकल डायरेक्शन को y मान रखा है। अब मैं लिखूंगा कि अब मैं इस फोर्स के कंपोनेंट करूंगा, क्या लिखूंगा, इधर की तरफ आ जाएगा कितना, F cos 30 डिग्री, ऊपर की तरफ आ जाएगा कितना, F sin 30 डिग्री। ठीक है, एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन लिख के मुझे क्या मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में मुझे बस इतना ही मिलेगा कि F cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसका मास कितना था, 10 kg था ना, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेसिकली अगर मुझे F पता होगा तो मैं यहां से एक्सेलरेशन निकाल पाऊंगा, मुझे F नहीं पता तो मैं एक्सेलरेशन भी नहीं निकाल सकता। ये इक्वेशन मेरे अभी के लिए किसी काम की नहीं लग रही मुझे। y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखाएगा, नॉर्मल प्लस F sin 30 डिग्री माइनस 10G इक्वल्स टू 0, यही है ना? कोई दिक्कत है? नो सर। अब मैं बोलूंगा फॉर लीविंग कॉन्टैक्ट, फॉर लीविंग कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट तोड़ना है ना ग्राउंड के साथ, या कॉन्टैक्ट नहीं तोड़ने देना है ना, तो अगर मैं कॉन्टैक्ट तोड़ने की कंडीशन निकाल लूंगा तो कॉन्टैक्ट नहीं तोड़ने की कंडीशन पे अपने आप आ जाएगी, है ना? एक मिनट सर। हाँ हाँ। यस सर। तो मैं बोलूंगा फॉर लीविंग कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट कब टूटेगा ब्लॉक का ग्राउंड के साथ, जब दोनों एक दूसरे को प्रेस करना बंद कर दे, मतलब नॉर्मल फोर्स 0 हो जाए, हाँ या ना? हाँ सर। तो यस सर। ये आप लोग ध्यान रख लेंगे, कभी भी कांटेक्ट तोड़ने की बात आएगी तो क्या करोगे, नॉर्मल फोर्स को 0 कर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? सर यहाँ पर तो बोला है द सो दैट द ब्लॉक डज नॉट लीव कॉन्टैक्ट। वही तो बोला कि कांटेक्ट तोड़ने की कंडीशन निकाल लूंगा तो कांटेक्ट नहीं तोड़ने की अपने आप आ जाएगी ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो फॉर लीविंग कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स इक्वल टू 0। तो ऐसे में अगर मैं वाई डायरेक्शन में इस इक्वेशन में नॉर्मल को 0 डाल दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, देयरफॉर F sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 10G दैट इज 100, दैट दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू कितना आ गया, 200 न्यूटन। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप इस फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते अगर 200 न्यूटन तक पहुंच जाते हो तो कांटेक्ट टूट जाएगा। तो इसका दैट दैट मींस वी कैन राइट देयरफॉर इफ force is less than 200 Newton, contact is not broken। तो ऐसे में आपका मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन हो जाएगा। आप ये मत बोलना सर 200 से कम होगा ना सर, 199.9999 होगा ना, 200 न्यूटन होगा, वैसे आंसर लिखा जाता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा
कभी भी दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट तोड़ने की बात आए तो क्या करोगे, नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू 0 कर दोगे। ठीक है, Yes, sir. बेटा एक्स डायरेक्शन में फोर्स इक्वल टू एम, हर डायरेक्शन में फोर्स इक्वल टू एम होता है ना, तो आपने क्या लिखा, एफ कॉस, एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, एफ कॉस 30 डिग्री, एफ कॉस 30 डिग्री इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मास इनटू ए एक्स, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, एफ वाई इज इक्वल टू मास इनटू ए वाई। एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, एफ कॉस 30 डिग्री, और पूरा का पूरा एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में ही है, सो एफ कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू एम ए। ओके, हाँ उस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, पर इक्वेशन तो यही बनेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा। तो नॉर्मल तो 0 होगा ना, एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 न्यूटन, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना, सर 15 होगा ना, 15 होगा भाई। ये आगे निकल जाएगा, बी को कौन खींच के लेके जा रहा है, कोई है क्या फोर्स जो बी को खींच के ले जाए। हाँ समझ रहे हो, सिस्टम मानने से गड़बड़ क्या होती है, अगर सिस्टम नहीं, अगर सिस्टम नहीं मानते तो आप डायग्राम बनाते हैं ऐसे, ये बी, ये ए, बी ने इस पे नॉर्मल फोर्स आगे लगाया, ए ने इस पे नॉर्मल फोर्स पीछे लगाया, इस पे आगे लग रहा है 150 न्यूटन। अब आपने क्या बोला, मान लेते इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए है, इसका एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ ए है, ठीक है। अब क्या बोलोगे, 150 प्लस एन इज इक्वल टू 10 ए के लिए, है ना, और बी के लिए क्या लिखोगे, माइनस एन इज इक्वल टू 5 ए, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे, फिर बोलोगे दोनों को ऐड किया तो आया 150 इज इक्वल टू 15 ए, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे इसको यहाँ डाला, देयरफॉर नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू माइनस 50 न्यूटन। अब बोले अरे ये तो गड़बड़ हो गया, नॉर्मल फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, नॉर्मल फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज पुशिंग, इट कैन नॉट पुल। असली में क्या होगा, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, समझो बी को आगे खींचने वाला कोई नहीं है, सिर्फ ए को
और आगे फोर्स लग रहा है 150 न्यूटन। तो ए चुपचाप 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो जाएगा, कहानी खत्म। दोनों ब्लॉक साथ में नहीं मूव करेंगे। बी एट रेस्ट, ए हैज एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना, नॉर्मल फोर्स कब लगता है? जब दो सरफेसेस एक दूसरे को पुश करें, जब दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस करें। यहाँ कोई नॉर्मल फोर्स है ही नहीं, क्योंकि दोनों सरफेसेस एक दूसरे को प्रेस कर ही नहीं रहे। ए अपना आगे निकल जाएगा, बी पड़ा रहेगा। दिक्कत क्या है ना बेटा? तो फिजिक्स अल्टीमेटली फिजिक्स है, मैथ्स नहीं है ना? इसमें फिजिकली क्या हो रहा होगा, प्रैक्टिकली क्या हो रहा होगा, एक बार को सोचना तो पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे ही फंस जाओगे ऐसे लल्लू से क्वेश्चन में। यहाँ तो फिर भी नॉर्मल फोर्स पूछा गया था, एक्सेलरेशन पूछ लेगा तो बहुत सारे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मार्क करके आ भी जाओगे आप लोग एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 सॉल्व करेंगे। सर जी साइन थीटा होगा आंसर। हेलो, हाँ क्या बोल रहे थे बेटा? सर आंसर जी साइन थीटा होगा। हाँ आंसर होगा जी साइन थीटा। ठीक है, हाँ सर, जी साइन थीटा आ रहा है। क्या करेंगे देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है सबसे पहले उसका डायग्राम बनाया जाएगा। तो ये रहा अपना डायग्राम। थीटा एंगल है, यहां पर अपना ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक का मास दे नहीं रखा, अपन ने मान लिया m। हमें पूछा गया है कि इसका एक्सेलरेशन किधर होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस एज्यूम करो और इसका एक्सेलरेशन एज्यूम करो। मुझे बताओ, ऐसा हो सकता है क्या कि ब्लॉक इधर की तरफ एक्सेलरेट करके ऊपर चला जाए या हॉरिजॉन्टली चला जाए? नहीं ना, जाएगा तो हमेशा इंक्लाइन के लॉन्ग ही, इसलिए इसका एक्सेलरेशन मैंने इधर ही एज्यूम किया। इसके अलावा मैं इस पे लगने वाले फोर्सेस ड्रॉ कर दे रहा हूं। तो नीचे की तरफ लग रहा है mg और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर लग रहा है नॉर्मल फोर्स n। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम भी बना हुआ ही है, क्योंकि दो ही फोर्सेस, क्या अलग से डायग्राम बनाए। अब क्या करेंगे, इसका अगला स्टेप है हमारा कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करें। हमारे पास यहाँ तीन चीजें हैं, mg, नॉर्मल और एक्सेलरेशन। mg नोन है, नॉर्मल और एक्सेलरेशन अननोन है। मैंने आपको क्या बताया था, हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसे लेंगे जिससे कि कम से कम अननोन क्वांटिटीज के कंपोनेंट करने पड़े। इसलिए मैंने अपना एक्स एक्सिस इंक्लाइन के अलोंग लिया है और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैंने वाई एक्सिस में मान लिया। ठीक है, तो अब मुझे बेसिकली कंपोनेंट किसका करना है, ना तो नॉर्मल का कंपोनेंट करना है, ना ही एक्सेलरेशन का कंपोनेंट करना है। दोनों में से किसी भी अननोन क्वांटिटी का कंपोनेंट मुझे नहीं करना है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, इसलिए ये वाला एंगल थीटा होगा। ठीक है, अब मैं mg के कंपोनेंट करूंगा, इधर की तरफ आएगा कितना, mg cos थीटा, इधर की तरफ आएगा कितना, mg sin थीटा। ठीक, अगर मैं
y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, नॉर्मल माइनस mg cos थीटा, यही है ना, ऊपर नॉर्मल नीचे mg cos थीटा, मतलब ऊपर नहीं, प्लस y डायरेक्शन में नॉर्मल माइनस y डायरेक्शन में mg cos थीटा, और कोई एक्सेलेरेशन है नहीं y डायरेक्शन में, इसलिए लिखूंगा नॉर्मल माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई, मुझे निकालने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, बट मेरा आंसर आ गया। एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, और कोई फोर्स है नहीं, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा। ये आपका आंसर है। अब आप बोलोगे सर इतना लल्लू क्वेश्चन है, इतनी मेहनत करो, पहले तो मेहनत ज्यादा है नहीं, 4 लाइन की मेहनत है। दूसरा, हमें सब कुछ सीखना है। तीसरा, आपको याद रखना है ना बेटा, मैंने बताया था ना, अगर इंक्लाइन थीटा का होगा तो आपको जी के कंपोनेंट याद रखने, इंक्लाइन के लॉन्ग जी साइन थीटा, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जी कॉस थीटा। कहां सीखा था हम लोगों ने ये, कहां सीखा था? हाँ, इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन Projectile प्लेन, and है ना। inclined. तो mg साइन थीटा इधर लगेगा, mg कॉस थीटा इधर लगेगा, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. तो फटाफट कॉपी कर लेंगे इसको सब लोग। खत्म। नेक्स्ट टेस्ट इज आल्सो ऑन जेई मेन मॉडल, उसके अगले वाले में जेई एडवांस मॉडल में जाएंगे। ठीक है बेटा, तो जेई एडवांस सर कौन चैप्टर? चैप्टर मेरा काइनेमेटिक्स ही चलता रहेगा जब तक ये वाला चैप्टर खत्म ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि और तो कोई चैप्टर हुआ ही नहीं ना। काइनेमेटिक्स का मतलब मैंने बता रखा ना आपको, इसमें सब कुछ है, जो भी अपन लोगों ने मोशन में पढ़ा है अभी तक वो सब कुछ है। ठीक है, नहीं सर, आप वो बोले थे ना कि एकदम खाली एक तो वेक्टर्स का ही टेस्ट है। वो बीच में ले लूंगा जब 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 काइनेमेटिक्स से टेस्ट से आप लोग ऊब जाओगे तब लूंगा। ठीक है, बेसिकली मैंने ठान लिया है आपको इतने टेस्ट दूंगा कि टेस्ट में पूरी की पूरी एक्सरसाइज कम से कम हो जाए, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन आपके टेस्ट में कवर हो जाए। एडवांस की तैयारी कर, जेई एडवांस वाले टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपको वीएम शर्मा जैसी बुक कोई सॉल्व करनी होगी। ठीक है बेटा, क्या एडवांस का टेस्ट कोई दे भी सकता नहीं भी दे देखो सकता? जिसको नहीं देना है वो नहीं दे सकता, एडवांस वाला टेस्ट ऑप्शनल है, बट अगर आप वो टेस्ट दे रहे हो तो तैयारी करने के लिए आपको बीएम शर्मा सॉल्व करनी होगी। हमने जो स्टडी मटेरियल दिया है अभी तक आपको प्रोवाइड किया उससे नहीं होगा। ठीक है, तो उससे मेंस और नीट का हो जाएगा तो उससे मेंस और नीट का हो जाएगा, पर फिर भी उसके अलावा और भी बुक सॉल्व करना जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगेन लेकिन जो सुपर 30 के बच्चे हैं उनके लिए जेई एडवांस वाला टेस्ट कंपलसरी है। ठीक है,
बेटा आयुषी, हम चाहते हैं जितना टाइम जितना लेट हो उतना अच्छा, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी जो सब्जेक्ट्स हैं आप पे उस पर ज़्यादा फोकस कर पाओ। वैसे तो क्लासेस आर ऑन, बट समझ रहे हो बात को? ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 23 ट्राई किया आप लोगों ने? नहीं बेटा, ऋतिक आपका आंसर गलत है। आदित्य आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है। देखो क्या होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन मैंने इधर मान लिया। आप बोलोगे सर ऊपर भी तो हो सकता है, अगर ऊपर होगा अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इसका एक्सेलेरेशन ऊपर होगा, अगर इसका नीचे होगा तो इसका ऊपर होगा, है ना? इसमें कोई दिक्कत है? एक्सेलेरेशन एज्यूम कर लिया, अब फोर्सेस देखूंगा। इस पर लगेगा नीचे की तरफ स्मॉल mg, इधर की तरफ टेंशन T, और इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स N। इस पर टेंशन T इधर लगेगा, कैपिटल mg नीचे लगेगा, और नॉर्मल फोर्स, अच्छा इसको N1 कह देता हूं, इसको N2 कह देता हूं, N2 इधर लगेगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है अभी तक? फर्स्ट स्टेप हो गया। देखा जाए तो फ्री बॉडी डायग्राम भी बना हुआ ही है अपना। इस ब्लॉक का नीचे स्मॉल mg, इधर N1, इधर T, इस ब्लॉक पर इधर T, इधर N2, इधर कैपिटल mg, नीचे कैपिटल mg, है ना? अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? अगले स्टेप में वी विल असाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना? तो मैंने आपको बताया था हर ब्लॉक के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बना सकते हो, इनफैक्ट बनाना चाहिए। तो मैंने इस ब्लॉक के लिए अलग मेरा एक्स वाई एक्सिस होगा, इस ब्लॉक के लिए अलग एक्स वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक के लिए मैंने बोला यार एक्सेलरेशन इधर है, N1 इधर है और T इधर है। अगर देखा जाए ध्यान से स्मॉल m को, तो एक्सेलरेशन इधर है, N1 इधर है, टेंशन T इधर है। तीन अननोन है, तीनों इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं क्यों ना इधर x डायरेक्शन और इधर y डायरेक्शन मान लूं। ये मुझे लग रहा है इससे मुझे ना तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट करना पड़ेगा, ना मुझे नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट करना पड़ेगा, और ना ही मुझे टेंशन T का कंपोनेंट करना पड़ेगा। mg तो नोन है, उसका कंपोनेंट करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने यही किया, इसके लिए x इधर माना, इसके लिए y इधर माना। सिमिलरली इसके लिए मैं x ऐसे मान ले रहा हूं, y ऐसे मान ले रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, और तो किसी फोर्स का कंपोनेंट करना नहीं है, बस इस स्मॉल mg का और इस कैपिटल mg का कंपोनेंट करना है। स्मॉल mg के कंपोनेंट कर लिए, इधर की तरफ आया कितना, स्मॉल mg साइन थीटा 2, इधर की तरफ आया स्मॉल mg कॉस थीटा 2, है ना? आप बोलोगे सर आपने ये कंपोनेंट कैसे किया? मैंने बताया था इंक्लाइन के साथ, इंक्लाइन के लॉन्ग साइन
परपेंडिकुलर कॉस, उसके लिए इंक्लिनेशन एंगल थीटा होना चाहिए। वर्टिकल से अगर एंगल थीटा टू दे रखा तब इधर कॉस हो जाएगा, इधर साइन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सिमिलरली कैपिटल एम जी का कंपोनेंट करूंगा तो इधर आ जाएगा कैपिटल एम जी साइन थीटा 1, इधर हो जाएगा कैपिटल एम जी कॉस थीटा 1, ठीक है। अब मैं स्मॉल एम ब्लॉक के लिए देखो y डायरेक्शन की इक्वेशन लिख के मुझे क्या मिलेगा, n1 इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा 2, वो मुझे निकालना है नहीं, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। तो मैं सिर्फ x डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि y डायरेक्शन से मुझे सिर्फ नॉर्मल फोर्स मिलेगा जो मुझे निकालना नहीं है। तो x डायरेक्शन की इक्वेशन लिखी मैंने, क्या लिखी, mg sin थीटा 2 माइनस t इज इक्वल टू स्मॉल m a, दिस इज इक्वेशन 1। क्या लग रहा है, mg sin थीटा 2 माइनस t इज इक्वल टू ma। x डायरेक्शन में इतना ही है, बाकी सब y डायरेक्शन में। अगर मैं कैपिटल M के बारे में बात करूं, कैपिटल M के लिए x डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूं, अब देखिए जब कैपिटल M के लिए लिख रहा हूं तो कैपिटल M का x डायरेक्शन लिखूंगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टेंशन T माइनस एम जी साइन थीटा 1 माइनस कैपिटल एम जी साइन थीटा 1 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस टी यहाँ प्लस टी, टेंशन को एलिमिनेट करना फिर से बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए मैं क्या करूंगा, बस दोनों को ऐड कर दूंगा, टेंशन चला जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या बचेगा, स्मॉल एम जी साइन थीटा 2 माइनस कैपिटल एम जी साइन थीटा 1 इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए, ठीक है। और एक्सेलरेशन आ गया, स्मॉल एम जी साइन थीटा 1 माइनस कैपिटल एम जी साइन थीटा, सॉरी स्मॉल एम जी साइन थीटा 2 माइनस कैपिटल एम जी साइन थीटा 1 अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। समझ में आई बात, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर आप इस एक्सेलरेशन को उठा के यहाँ डाल दोगे तो आपको टेंशन भी आ जाएगा, एक्सेलरेशन को उठा के यहाँ डाल दोगे तो टेंशन भी आ जाएगा, है ना। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है। ये अच्छा, अगर किसी को ये दो इक्वेशंस बनाने में दिक्कत हो तो मुझे बताओ, यहां तक के स्टेप्स में, इन दो इक्वेशंस तक बनने के स्टेप में। अगर डायग्राम में दिक्कत हो तो वो भी बता सकते हो, लेकिन इस स्टेप से पहले, इक्वेशन बनाने से पहले तक अगर कोई डाउट हो तो बताइए। किसी को नहीं है, ठीक है बेटा। आपको शायद इस क्वेश्चन में पहली बार समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों असाइन करना जरूरी है और क्यों अलग अलग ब्लॉक्स के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करने से फायदा हो रहा है ना। ऋतिक आपका आंसर एकदम सही था। आदित्य आपका आंसर गलत था, ध्यान दीजिए, आपने कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम कर दिया है। आगे बढ़े, सर वेट, ओके। वो पेन खराब हो गया, इस पे फेंका, खराब हो गया, खत्म हो गया। कॉपी हो गया।
आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, यहां तो सीधे डायरेक्ट टेक्निकलिटीज पे आ गए। पहले मैं कंस्ट्रेंट का मतलब समझाता हूं। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कंपल्शन। Sir, we'll copy down this. हाँ, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंपल्शन और मैंडेटरी रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड। ठीक है, या आप सीधे सीधे इसको हिंदी भाषा में बंधन कह सकते हो। जीवन में बहुत सारे कंस्ट्रेंट होता है आपके, कि आपको बहुत सारे जो मन में है वो नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है अपने लाइफ में। तो वो सब जो बंधन है जिसको फॉलो करना जरूरी है, उनको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है, सर कंडीशंस बोल सकते हैं? कंडीशंस कह सकते हो, कंडीशनल कंडीशनल कंडीशंस कह सकते हो। ठीक है, जो दैट नीड टू बी फॉलोड, कंडीशंस दैट नीड टू बी फॉलोड। बेसिकली मैंडेटरी रूल्स, वही बात हो गई। बेसिकली क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर फिजिक्स में, इसको क्या बोलना चाह रहे हैं? कंस्टेंट मोशन का मतलब क्या कहना चाहते हैं कि कई बार हमारे जो अ, दो ब्लॉक्स होते हैं, उन दोनों के मोशन के बीच में कुछ रिलेशन होता है, या कई बार एक ही ब्लॉक के मोशन के बीच में रिलेशन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल समझो, एक इंक्लाइन प्लेन है लेट्स से, एंगल थीटा पर। ठीक है, एक ब्लॉक लेट्स से इसके ऊपर चढ़ रहा है, इसी इंक्लाइन के ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ ए है ना? कोई इसे कह सकता है नहीं यार, मेरे को तो ये आड़ा टेढ़ा एक्सेलेरेशन समझ में आता ही नहीं, मेरे को तो ये समझ में आता है कि एक एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ए एक्स, और एक एक्सेलेरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाई। तो इसके पास दो एक्सेलेरेशन है ए एक्स और ए वाई, इनके बीच में रिलेशन है ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स tan theta. Now this is a constraint relation between two accelerations ax and ay. This is a constraint. समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. This is a Yes, sir. constraint. ax और ay देखा जाए तो x डायरेक्शन का मोशन और y डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। हाँ या ना? x डायरेक्शन का मोशन और y डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, बट फिर भी अगर ब्लॉक को इस इंक्लाइन के ऊपर चलना है तो ये वाला कंस्ट्रेंट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक तरीके से कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। कंस्ट्रेंट का मीनिंग कुछ कुछ समझ में आ रहा है? एक और सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं जो आप ऑलरेडी यूज कर चुके, उस एग्जांपल को सॉल्व भी कर चुके, आपको पता भी नहीं चला आपने कंस्टेंट इक्वेशन यूज कर ली। ये ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। दोनों के बीच में ये रस्सी बंधी हुई है। मैंने कहा अगर इसका एक्सेलेरेशन आगे की तरफ ए है तो इसका एक्सेलेरेशन भी आगे की तरफ ए होगा, अगर आगे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो। हाँ या ना? या इसको अगर मैं A1 कह दूं, इसको A2 कह दूं, ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, तो मेरी कंस्टेंट इक्वेशन क्या बन रही है कि A2 इक्वल्स टू A1। दिस इज योर कंस्ट्रेंट। हमने A1 और A2 लिखने की जरूरत भी नहीं समझी थी, हमने डायरेक्टली दोनों का एक्सेलेरेशन ए मान लिया था। ऐसे क्वेश्चन में किया था कि नहीं किया था थोड़ी देर पहले? दो भी नहीं थे, हाँ तीन सर। ब्लॉक थे, तीन ब्लॉक थे, तीनों का एक्सेलेरेशन ए मान लिया था। जबकि हमें करना क्या चाहिए था? इसका A1, इसका A2, पीछे वाले का A3, फिर A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, ये करना चाहिए था ना? बट यस सर। वो अंडरस्टूड था, हम बचपन से देख रहे हैं, पहले से पता है, हमको रियलाइज भी नहीं हुआ कि हम कंस्टेंट मोशन का यूज कर रहे हैं, है ना? ये जो दो मोशंस के बीच में रिलेशन है, दो एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन है, दो वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन है, इसको हम कंस्टेंट मोशन, कंस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, अभी तक क्या था, आपके जो दो ब्लॉक्स मूव करते थे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने की वजह से आपको कंस्टेंट इक्वेशन अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, पर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं। ठीक है बेटा, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लो।
कॉपीड? नोटेड। ओके, अब देखो हमें जो कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ना है उसे मेनली दो तरीके के कंस्ट्रेंट मोशन हम लोग देखेंगे। एक तो होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, जिसमें चीजें रस्सी से बंधी होंगी, उसके बीच में जो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे रस्सी से बंधे होंगे या किसी तरीके से पुली वुली के थ्रू जा रहे होंगे। स्ट्रिंग, पुली एंड स्ट्रिंग बोलना चाहिए इसको, क्या बोलना चाहिए? पुली एंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। और उस पुली और स्ट्रिंग की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशन के बीच में कोई रिलेशन आएगा। एक तो इस टाइप का करना होगा। दूसरा वेज कंस्टेंट एंड नॉर्मल कंस्टेंट होगा। बेसिकली आपका एक वेज होगा, वेज का मतलब ब्लॉक है जो कि रेक्टेंगुलर या क्यूबिकल नहीं है। एक ऐसा ब्लॉक है, लेट्स से इसके ऊपर एक रॉड वर्टिकली मूव कर रहा है, मतलब ये एक पाइप है जिस पाइप में से ये रॉड निकल रहा है। रॉड वर्टिकली नीचे गिरता है तो ये इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये नीचे जाएगा A1 एक्सेलरेशन से, इधर जाएगा A2 एक्सेलरेशन से। होगा कि नहीं होगा? ऐसा है ना? सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? एक वर्टिकल पाइप है जिसके अंदर से एक रॉड सीधे नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से ये जो वेज है, जो ब्लॉक है, टेढ़ा वाला ब्लॉक है, ये उधर जा रहा है। होगा? अगर ये नीचे आएगा तो इस ब्लॉक को आगे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? ओके सर, यस। तो इनके बीच में भी कुछ रिलेशन होगा ना, A1 और A2 के बीच में। इस तरीके के रिलेशंस पढ़ेंगे, और भी केसेस बनेंगे, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो एक इस तरीके के रिलेशंस पढ़ेंगे, इस तरीके के एक्सेलरेशन में रिलेशन पढ़ेंगे, और एक पुली और स्ट्रिंग वाले कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाले हम लोग बाद में पढ़ेंगे, थोड़े से ज्यादा इन्वॉल्विंग होते हैं। पुली और स्ट्रिंग वाले थोड़े कम इन्वॉल्विंग होते हैं। ये भी अच्छा खासा लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बता दे रहा हूँ। ज्यादातर बच्चों से आप अपने सीनियर से पूछ लो, चाहे अपने अगर किसी ने पढ़ रखा हो, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा सिलेबस बाकी लोगों से पीछे है, तो आप अपने दोस्तों से ही पूछ सकते हो कि कंस्ट्रेंट मोशन में बहुत परेशानी होती है लोगों को। ठीक है, तो हम लोग पहले पुली एंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा देन वी विल मूव टू दिस वेज एंड नॉर्मल कंस्ट्रेंट। ठीक है, वेज एंड नॉर्मल कंस्ट्रेंट मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा, अभी तुरंत पढ़ाऊंगा भी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा। तो पुली एंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो प्रॉपर मेथड, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। क्या यूज करते हैं? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने जब लिखा था कि दिस A1 एंड दिस A2 आर इक्वल, कैसे लिखा पता है आपको? आपके दिमाग में क्या चल रहा था मालूम है? आपके दिमाग ने बहुत सारी चीजें प्रोसेस कर ली, बट आपको पता भी नहीं चला। आपके दिमाग ने बोला कि यार देखो, दोनों एक रस्सी से बंधे हुए, उस रस्सी की लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी। दैट मींस अगर ये वाला ब्लॉक आगे जाता है डिस्प्लेसमेंट S1 से और ये वाला ब्लॉक आगे जाता है डिस्प्लेसमेंट S2 से, तो नए सिचुएशन में भी अगर ये लेंथ L0 थी तो ये वाली लेंथ भी L0 ही होगी, है ना? समझ में आया? यस सर। ऐसे समझो, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक आगे पहुंच जाता है, लेट से यहाँ आ गया, मैं डायग्राम में नीचे बना रहा हूँ, है यहीं पर, ये ब्लॉक यहाँ पहुंच गया। इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया S1, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया S2, है ना? ये लेंथ L0 है तो ये नई वाली लेंथ भी L0 होगी, है ना? है ना? तो दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, देखिए जरा, L0 प्लस S1 इज इक्वल टू S2 प्लस L0। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? L0 प्लस S1 इज इक्वल टू S2 प्लस L0 लिख सकता हूँ। This implies S1 equals to S2, this implies V1 equals to V2, this implies A1 equals to A2। ये आपके दिमाग ने अपनी अंदर ही अंदर प्रोसेसिंग कर ली इस चीज की, और आपको पता भी नहीं चला। आपको सब पता है फिजिक्स, सिर्फ उसको मैथ्स में सही से कन्वर्ट करना आना चाहिए। समझ में आया? ये सारी की सारी फिजिक्स आपके अंदर बसी हुई है, बचपन से जो चीजें देख रहे हो ना जीवन में, मैकेनिक्स तो पूरा आपको पहले से मालूम है, बस आपको उसे मैथ्स में सही से कन्वर्ट करना, जिससे कि थोड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को आप सॉल्व कर पाओ। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो मेरे को। आपके दिमाग ने आपसे कहा देखो दोनों लेंथ कांस्टेंट है,
इसलिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, इसलिए दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा। ठीक है, तो हम उसी मेथड का यूज करेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ये प्रॉपर मेथड है। दिस इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए स्लाइटली कंफ्यूजिंग है, बट बेस्ट मेथड भी यही है। मैं ये मेथड पक्के से सिखाऊंगा, मैं इस मेथड को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, मैं मेथड पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इसके बिना मेरा मेरा मन नहीं मानेगा कि मैंने आपको को कंस्टेंट मोशन पढ़ा दिया। ठीक है, बट मैं आपको डराना नहीं चाहता कंस्टेंट मोशन से, मैं चाहता हूं आपसे क्वेश्चंस का आंसर आना शुरू हो जाए पहले, इसलिए मैं आपको दूसरा मेथड सिखाऊंगा, उसको कई लोग ट्रिक कहते हैं। ये क्या कहता है ट्रिक, कि पावर डिलीवर्ड बाय स्ट्रिंग इज 0। मैं इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा समझिए। आप मुझे बताइए कि वर्क डन, सॉरी, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी की डेफिनेशन पता है आप लोगों को क्या होती है? यस सर। क्या होती है एनर्जी की डेफिनेशन? एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। आप लोगों ने जो क्लास 9th की जो नॉलेज है वो एबिलिटी टू डू वर्क भी होगा। कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, ये क्लास 9th में पढ़ा था आप लोगों ने, 11th में नहीं पढ़ा अभी तक, 9th में तो पढ़ रखा है ना। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क। अब देखिए स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग अपनी फिजिक्स में होती है मासलेस, है ना, मासलेस होता है स्ट्रिंग। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, हाफ mv² 0 हो गया, हाँ या ना? बता दो। Yes, sir. Yes, sir. ग्रेविटेशनल sir. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये भी हो गया 0, है ना? Yes, sir. और मैं बोल रहा हूं कि क्योंकि ये इनइलास्टिक है, इसका मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0, हाँ या ना? हाँ सर। मतलब हाँ इस सर। मतलब हाँ इस सर। स्ट्रिंग के पास किसी भी प्रकार का कोई भी एनर्जी है ही नहीं। Therefore, string can't do any work. स्ट्रिंग कोई वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. अब अगर स्ट्रिंग कोई काम नहीं कर सकता तो इसका मतलब स्ट्रिंग कांट डिलीवर नेट पावर। स्ट्रिंग कभी भी नेटवर्क नहीं कर सकता और इसलिए स्ट्रिंग कभी कोई पावर डिलीवर नहीं कर सकता, नेट पावर कभी डिलीवर नहीं कर सकता, है ना? तो हम लोग लिख रहे हैं एट एनी इंस्टेंट पावर डिलीवर्ड बाय स्ट्रिंग इज 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, अब पावर होता कितना है? पावर होता है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, पावर कितना होता है? फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें? पावर क्या होता है? आवाज आ रही है मेरी? फोर्स इनटू वेलोसिटी वेक्टर। डॉट है, डॉट डॉट प्रोडक्ट है। हाँ ठीक है, वही। दैट इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा, है ना? तो क्योंकि स्ट्रिंग के द्वारा किया गया स्ट्रिंग के द्वारा डिलीवर किया गया पावर 0 है, इसलिए मैं बोल रहा हूं समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? हाँ सर। अब देखो, हाँ। आप लोग कभी कभार मतलब देखो यार, मैं कभी ऐसा बोलना नहीं चाहता, बट कई बार जो जो स्कूल के टीचर्स या कोई कुछ टीचर्स बोलते हैं, वो बोलते हैं समेशन a1 t1 इक्वल्स टू 0, ai ti इक्वल टू 0। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि a1 t1 प्लस a2 t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। दिस इज ट्रू इन 70% क्वेश्चंस। ठीक है, एंड दिस इज ट्रू ऑलवेज। तो कौन सा फॉलो करोगे?
योर। हाँ, ये वाला करोगे ना? हाँ सर, ये वाला वही बोल रहे हैं। ये नहीं करोगे। ये कई बार आपको टीचर्स बताएंगे, ऐसा आंसर भी आएगा, आप बोलोगे हाँ यार डायरेक्टली आंसर आता है। इससे क्या एक स्टेप ज्यादा लगती है, इस मेथड से एक स्टेप ज्यादा लगती है, इस मेथड से एक स्टेप कम लगती है, पर कई बार गलत आंसर भी दे देता है। इसलिए आप क्या करोगे, समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है इसमें? अब ये ट्रू तो हमेशा है, बट वर्क्स मतलब आपको जो डिजायर्ड आंसर देगा ओनली इफ पुली इज मासलेस। अगर पुली के पास मास हो जाएगा ना, तो इससे आपका आंसर नहीं आएगा। ये जो इक्वेशन बनाएगा एकदम इक्वेशन सही होगी, पर उस इक्वेशन से आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अगर पुली मासलेस होगी तभी इससे आंसर मिलेगा। पुली और स्ट्रिंग दोनों मासलेस होगा तभी इससे आंसर मिलेगा। अगर स्ट्रिंग के पास मास हो गया तब तो ये काम ही नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वर्क डन बाय स्ट्रिंग इज 0 होना ही गलत हो जाएगा, है ना? है ना? यस सर। तो स्ट्रिंग मासलेस हो और पुली भी मासलेस हो, स्ट्रिंग इनइलास्टिक हो, तभी ये काम करेगा। ठीक है, जबकि जो पहला वाला मेथड था कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, वो सिर्फ उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए, क्या? स्ट्रिंग मस्ट बी इनइलास्टिक। ठीक, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का यूज करते हुए अगर हम कंस्ट्रेंट मोशन निकालेंगे तो वी विल अचीव आंसर्स इन मोर क्वेश्चंस, बट वो प्रोसेस कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए मैं पहले आपको इस प्रोसेस से सिखाऊंगा जिससे 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस चैप्टर के तो सारे ही हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में तो पुली का कभी मास होगा ही नहीं, है ना? हाँ, है ना? हाँ तो सर। हम लोग पहले ये वाला मेथड सीख लेंगे, उसके बाद जिस जिस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट यूज करते हुए फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो अभी तो क्लास का टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये कंस्ट्रेंट मोशन सीखेंगे। और बता देता हूं, ये कंस्ट्रेंट मोशन या तो आपको मजेदार लगेगा या आप इसको पढ़ने के बाद फिजिक्स से डर जाओगे। ठीक है, तो मजेदार किसको लगेगा? जो ध्यान से सुनेगा, ध्यान से घर में प्रैक्टिस करेगा, सब कुछ जो जो मैं बताऊंगा सब कुछ फॉलो करेगा। और डरेगा कौन? जो बोलेगा अरे ठीक है यार सर बताया तो दे दिया। जो इसको हल्के मिलेगा वो फिजिक्स उसको जीवन भर फिजिक्स से डर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल्के मत लेना। अगर ये समझ में आ गया तो फिजिक्स में मजा आना शुरू हो जाएगा, जिसको अभी तक मजा नहीं आ रहा है। और समझ में नहीं आया तो कई लोग इसके बाद फिजिक्स से डरना शुरू कर देते हैं। मैं बोलूंगा उसके बाद भी फिजिक्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर हो सकता है कि फिजिक्स का ये मैकेनिक्स वाला पार्ट आपको डिफिकल्ट लगे, बट उसके बाद फिजिक्स सडनली आसान हो जाती है, और ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, जिन लोगों को ये समझ में नहीं भी आता है, लेट्स से आई होप कि किसी सबको समझ में आ जाए, बट हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आए, उस केस में प्लीज डरना मत। उसके ऐसे केस में हो सकता है आपको मैकेनिक्स डिफिकल्ट लगे, बट मैकेनिक्स के बाद वाली फिजिक्स फिर से इजी हो जाएगी। मैकेनिक्स का अब थोड़ा सा धीरे धीरे करके डिफिकल्टी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद से अगले 3 चैप्टर में डिफिकल्टी काफी इंक्रीज हो जाएगी। और इसलिए थोड़ा फोकस आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? अब आज जो पढ़ा उसमें कोई दिक्कत है अभी तक? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, है ना? सर, हाँ बेटा, सर वो बोल रहे थे कि बायो क्लास नहीं हो सकता माई स्कूल में। बायो क्लास? माई स्कूल में नहीं हो सकता है बायो क्लास तो हो रहा है ना। सर। वो तो सर अलग से करवा रहे हैं ना। अलग से करवा रहे हैं मतलब क्या? हम अलग से थोड़ा ना करवा रहे हो, तो माई स्कूल। अच्छा देखो, सर यहाँ आकर नहीं ले पा रहे हैं क्लास। ठीक है, अलग से थोड़ा ना करवा रहे हैं सर, तो अलग से क्या करवा रहे हैं मतलब समझ नहीं आया। तो वही कि मतलब वहाँ आके नहीं करा रहे वही। नहीं बेटा, यहाँ आकर यार यहाँ सिस्टम कम पड़ जा रहा है ना, मतलब आपको समझ लो ये एक एक सिस्टम जो ऑनलाइन में आप लोगों को जो दिख रहा है ना, दो दो मैं भी दिख रहा हूँ, पेपर भी दिख रहा है, ये एक एक सिस्टम अपने आप में बहुत महंगा है। सर ऐसे समझ में ज्यादा आता है, याद रहता है। ऐसे सर से